दोस्तों नमस्कार। मैंने अपने जो पिछली जो पोस्ट थी उसमें एक वीडियो डाली थी और वो आप सब लोगों की डिमांड पर कई लोगों ने मुझसे ये किया था। जब मैंने एक प्रश्न रखा था कि मैं भारतीय मुद्रा जो रुपया है उसके इतिहास के बारे में जो है एक वीडियो डालना चाहता हूँ, तो कई लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट लेकर मुझसे आग्रह किया था कि आप अवश्य डालें कि वास्तव में वो जो रुपये का इतिहास है वो है क्या और किस प्रकार से रुपये के माध्यम से हमारा शोषण किया जा रहा है, किस प्रकार से रुपये के माध्यम से भारत के हर नागरिक को गुलाम बनाया जा रहा है। उस बारे में मैंने एक वीडियो डाली थी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, लगभग 1 मिनट और 12 सेकंड की वो वीडियो थी और शायद इसीलिए फेसबुक पर वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। इसलिए मैंने उस वीडियो को यूट्यूब में डाला और यूट्यूब के माध्यम से ही मैंने तमाम मैसेंजर या अन्य जगहों पे वो वीडियो डाली थी। लेकिन शायद लंबा होने की वजह से, वीडियो का लंबा होने की वजह से लोगों ने उस वीडियो को सुनने में शायद इंटरेस्ट नहीं रखा। कई लोगों ने तो देख के ही उसमें जो है लाइक कर दिया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रमुख जी ये लिख दिया। लेकिन मुझे ये लगा कि लोगों ने जो है उस वीडियो को ध्यान से नहीं सुना और जो रिस्पॉन्स मैं चाह रहा था, जो एक कौतूहल, जो एक आंदोलन उस वीडियो के फलस्वरूप लोगों के मन में उठना चाहिए था, वो भाव, वो प्रतिक्रिया मैंने जो है नहीं देखी उस वीडियो में। तो बड़ी निराशा भी हुई। मुझे लगता है कि वर्तमान में देश की जो परिस्थितियां हैं और जिस प्रकार से देश दिन प्रतिदिन एक नैराश्य के माहौल में, एक हताशा के माहौल में चला जा रहा है, शायद उसकी वजह से अब लोगों को आदत पड़ गई है कि ठीक है यार, सब ठीक ही चल रहा है, चल जाने दो, हो जाने दो। इसीलिए शायद लोग जो है ज़्यादा प्रतिक्रिया या ज़्यादा ध्यान उस वीडियो पर नहीं दे पाए। खैर दोस्तों, मैं इसको अपना एक नैतिक कर्तव्य समझता हूँ। देश के प्रति मैं एक अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। जिस प्रकार से हमारे देश के जो सैनिक हैं वो सीमा पर देश की सुरक्षा करते हैं, उसी प्रकार से एक नागरिक होने के नाते हमारा भी परम कर्तव्य बनता है कि हम देश में जो हो रही जो गलत चीज़ें हैं या देश में जो एक रिवाज, जो एक परंपरा, गलत परंपरा जिसके कारण देश को बहुत बड़ी हानि और नुकसान हो रहा है, वो जो परंपरा पड़ चुकी है उसकी जानकारी पूरे देश के समाज को देना और उस जानकारी को प्राप्त कर देश के लोगों में अपने जनप्रतिनिधियों के प्रति एक जवाबदेही का भाव पैदा कराना, ये मेरा उद्देश्य होता है। और इसी उद्देश्य को लेकर मैं समझता हूँ कि ये मेरा भी परम कर्तव्य है। मैं इसको एक देश सेवा के समान समझता हूँ और इसलिए उस जो नैतिक दायित्व है उस दायित्व को निभाते हुए मैं समाज में जो जो जानकारियाँ मेरे पास हैं उनको मैं, क्योंकि पढ़ा लिखा समाज है, ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास ही हैं, सभी के पास हो सकती हैं, लेकिन कुछ लोग समाज में ऐसे भी होते हैं जिनके पास नहीं होती हैं। इसलिए मैं एक परम दायित्व समझता हूँ कि लोगों तक ये सूचनाएं जाएं, लोग समझें कि वास्तव में हम किन परिस्थितियों में हैं, किस अवस्था में, किस स्थिति में हमारा देश है और किस स्थिति में, किस अवस्था में हमारे जो भावी पीढ़ियां हैं, जो हमारे नौनिहाल हैं, वो जाने वाले हैं। इस चिंता को वो लोग भी समझें और इसके लिए जो है वो कुछ न कुछ इसका उपाय, इसका निराकरण किस प्रकार हो, इस बारे में मंथन करें, इसको ढूंढें। इसलिए मैं ये सूचनाएं ये वीडियो के माध्यम से निरंतर देने का जो है मैं एक उद्देश्य अपने मन में संजोए हुए हूँ, रखा हुआ हूँ। दोस्तों,
आज का इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी आजकल चल रहा है कि मोदी जी के कार्यकाल 11 साल का कार्यकाल हो गया है। गोदी मीडिया जो पेड चैनल हैं उनके उसके माध्यम से जो उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, सोशल मीडिया और जो उनके जो है आईटी सेलर्स जो हैं उनके माध्यम से बड़ी धूम मच रखी है कि मोदी जी ने जो है भारत को विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था पर लाकर खड़ा कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। तो दोस्तों, ये मंथन करने वाली बात है कि भारत वास्तव में क्या सचमुच चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है? यदि बन चुका है तो आप अपनी आर्थिक स्थिति का और समाज के जो अन्य लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति का आकलन करके इस बात को महसूस कर सकते हैं कि वास्तव में हम लोग पूरे वर्ल्ड की चौथी अर्थव्यवस्था सचमुच बन गए हैं कि नहीं। दोस्तों, मेरा जो आज का मुख्य उद्देश्य है मैं उस पर आता हूँ। आज भी जो हमारा देश है वो इतने साल, कई साल तक मुस्लिम आक्रांताओं ने लूटा, फिर जो है 200 साल तक जो है अंग्रेज़ों ने लूटा, और उसके बाद जो भारत में ये जो काले अंग्रेज बैठे हुए हैं सत्ता में, चाहे कांग्रेस के रहे हों चाहे किसी भी पार्टी के रहे हों, इनकी नालायकी के कारण, इनकी सत्ता लोलुपता के कारण, इनकी स्वार्थ लोलुपता के कारण आज देश की जो स्थिति है उस स्थिति में देश आज बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। बेरोजगारी ने, महंगाई ने, और जो इस देश में जो व्यापारी वर्ग ने जो लूट मचा रखा है और बैंकों ने जिस प्रकार से हर आदमी को लूट लिया है, कर्जे में फंसा दिया है, उसके लिए ये जो हमारे सत्ता में बैठे लोग हैं इनकी नालायकी ने जो है इस देश को बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस देश का जब बहुत बारीकी से विश्लेषण करो, मंथन करो, तो ये समझ में आता है कि वास्तव में इस देश में जो पहले अवतारों के रूप में पैदा हुए हैं, भगवान कृष्ण, राम, विष्णु, तमाम, वास्तव में सचमुच इस देश पर इनका जो है एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। वास्तव में ये जो भारत भूमि है ये वास्तव में पुण्य भूमि है। आज भी मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे देश में यदि कोई देशभक्त नेता, ये जो वर्तमान की जो शासन पद्धति है, शासन व्यवस्था है, यदि इसी में रहते हुए भी ईमानदारी से यदि कुछ कदम उठा ले देश को सुधारने के प्रति, देश को मजबूत करने के लिए, तो हम पुनः से, कोई संकोच नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई जो है मतलब कल्पना में कही बातें नहीं हैं कि ये देश पुनः विश्व गुरु हो सकता है और आर्थिक रूप से विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज हम लोग सब लोग परेशान हैं और सबसे बड़ा महंगाई का कारण भी मानते हैं कि तेल, डीजल, पेट्रोल, इनका जो है महंगा होना। रोना रोया जाता है कि हमारे देश में जो है डीजल, पेट्रोल का उत्पादन नहीं होता। दोस्तों, सन 1986 में हमारे देश के एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, सूर्य प्रकाश वर्मा, वो एनजीसी में थे। उनको एक बार जो है अमेरिका से बुलावा आया। अमेरिका ने कहा कि भाई ये जो मिडिल ईस्ट है, ये जो अरब कंट्रीज़ हैं, क्या कारण है कि वहाँ पर तेल के इतने ज़्यादा भंडार हैं और क्या कारण है कि वहाँ पर ये जो भंडार ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। तो जब रिसर्च करने के लिए जो है रिसर्च की टीम में जब सूर्या
किशोर वर्मा भी थे, तो उन्होंने पाया कि हमारी जो पृथ्वी की संरचना है और इस संरचना में जो ये मिडिल ईस्ट है, ये जो भारत है, और जो एशिया के पूर्वी एशिया के जैसे जावा, सुमात्रा, वेनेजुएला, मलेशिया, ये तमाम अन्य देश हैं। ये देश जो है, एक जो है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है, इनके ऊपर जो है ये क्षेत्र अवस्थित हैं। और ये जो इस क्षेत्र को ये जो है सबडक्शन एरिया बोला जाता है। इसको सबडक्शन एरिया का मतलब कि जो ये प्लेट हैं ये एक दूसरे के नीचे जो है टकरा रही हैं और एक दूसरे के नीचे जा रही हैं। ये तो जहाँ पर एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाती है, जहाँ पर टकराती है, जहाँ पर उनका घर्षण होता है, जहाँ पर वो सबडक्ट करते हैं दूसरे उसके नीचे प्लेट के नीचे, उस एरिया को सबडक्शन एरिया, सबडक्शन जोन बोला जाता है। तो ये पूरा सऊदी अरब हो गया, भारत का ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, ये समुद्र वाला जो क्षेत्र हो गया, जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, वेनेजुएला हो गया, मलेशिया हो गया, ये तमाम जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र जो है इसी प्लेट के सबडक्शन जोन में आते हैं। और दोस्तों, जो हमारा अंडमान निकोबार का जो समुद्री एरिया है, उसका जो दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है, उससे 1250 किलोमीटर जावा सुमात्रा की ओर और 650 किलोमीटर चौड़ा, 1200 किलोमीटर लंबा और 650 किलोमीटर चौड़ा जो विस्तृत क्षेत्र है, उसमें अकूत गैस के, डीजल और पेट्रोल के भंडार छिपे हुए हैं। अब कैसे हैं वो? सबडक्शन एरिया में क्या होता है कि जब दो प्लेट आपस में रगड़ती हैं, टकराती हैं, तो वो प्लेट किसी लोहे की, किसी इस्पात की, किसी धातु की तो होती नहीं है, वो तो मिट्टी, कंक्रीट, गारा वगैरह तमाम जो है इसकी बनी होती हैं। तो जब वो आपस में रगड़ती हैं तो उनका टेम्परेचर 1100 से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। और इस टेम्परेचर पर जहाँ पर समुद्र होता है, जहाँ पानी होता है, पानी में जब वो मिलता है, ये पदार्थ जब मिलता है, वो जो कंक्रीट, गारा, माटा, ये जब मिलता है, तो वहाँ पर जो है जो कैल्शियम कार्बोनेट है उस पदार्थ में, वो कैल्शियम कार्बोनेट जब पानी से मिलता है तो वो जो है वहाँ पर हाइड्रोकार्बन बनाता है। हाइड्रोजन और कैल्शियम एक तरफ हो जाता है और वो जो है वहाँ पर हाइड्रोकार्बन बनाता है, और यही हाइड्रोकार्बन ही पेट्रोलियम पदार्थ होता है। तो पेट्रोलियम दो प्रकार से बनता है, एक तो कार्बनिक होता है, एक अकार्बनिक होता है। तो ये अकार्बनिक जो प्रक्रिया होती है ये सबडक्शन जोन में होती है। और जो कार्बनिक होती है, जैसे जो है फॉसिल्स होते हैं, जो मतलब जैसे समुद्र के जो जीव रहे होंगे, बड़े बड़े जीव, मैमथ, विशालकाय जो जीव थे, जैसे व्हेल मछली, तो जहाँ वो जीव रहे होंगे उनके जीवाश्म जहाँ होंगे, तो वो जीवाश्म जब एक हीट फ्लो एरिया बोलते हैं, हीट फ्लो एरिया, तो जहाँ पर 66.6 वाट प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड का जहाँ पर हीट फ्लो होता है, वहाँ पर जो है जितने भी जीवाश्म हैं वो जीवाश्म गल के, उनकी चर्बी गल के जो है वो तेल में, वो क्या होती है, वो तेल में, पेट्रोलियम पदार्थ में जो है वो फॉसिल्स जो है वो तब्दील होते हैं। और ऐसे भी जो ये फॉसिल्स फ्यूल है, ऐसे हमारे यहाँ पर बहुत सारी जगहों में, जैसे पूरा हिमालय है जहाँ गर्म पानी के सोते हैं, वहाँ पर भी जो हीट फ्लो है, हीट फ्लो कुक बोला जाता है, तो जो हीट फ्लो है वहाँ पर वो 66.6 जो थ्रेश होल्ड है, 66.6 वाट प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकेंड, ये जो है उससे ऊपर है, उस थ्रेश होल्ड से ऊपर है। तो हिमालय में भी अकूत फॉसिल्स फ्यूल हैं, जो हमारे जीवाश्म हैं उनके जो है फ्यूल हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ सोहाना जियोथर्मल है, कोंकण जियोथर्मल है, सोनाटा जियोथर्मल है। हमारा जो ये क्या बोलते हैं, राजस्थान का जो सोहाना है, वहाँ पर हीट फ्लो 80-85 से लेकर 100 तक है। तो इन जगहों पर दुनिया भर के, मतलब भारत देश में इतना तेल है, चाहे आप फॉसिल्स फ्यूल के रूप में बोलो, कार्बनिक जो वो है, चाहे आप इनऑर्गेनिक रूप में बोलो, चाहे जो है यहाँ पर सबडक्शन जोन जहाँ है,
इतना तेल है, इतना तेल है, खाली अंडमान निकोबार का जो समुद्री क्षेत्र है, इंदिरा पॉइंट के वहाँ पर जो है, उससे इतना तेल है कि हम जो है पूरे विश्व को जो है मतलब नहाने लायक जो है हम तेल उनको बेच सकते हैं। तो अब आप लगा लो कि प्रति माह जो हमारा जो है तेल का जो आयात है वो खरबों रुपए का है। लेकिन क्यों नहीं करती हैं सरकारें कि दोस्तों, ये जो तेल का जो मैटर देखा जाता है, इसके लिए हमारा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर आता है हाइड्रोकार्बन डिपार्टमेंट, डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन डिपार्टमेंट। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन डिपार्टमेंट, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और पीएमओ, ये तीनों जो है वर्ल्ड में जो शेख लॉबी है तेल की, और उन शेख लॉबी के ऊपर जो यहूदी लॉबी है, जिनके पास तेल की विश्व में जो सबसे बड़ी 7 कंपनियां हैं जिनका पूरे विश्व के तेल पर कब्जा है, उनको बोलते हैं 7 सिस्टर। और वहाँ सोर ऑयल, खट्टा तेल और स्वीट ऑयल, ये सारे जो है ये पूरे उन्हीं के कब्जे में हैं। तो ये लोग जो है पैसा देके, घूस देके, बहुत हैवी बराबरी होती है, हैवी कमीशन दिया जाता है ताकि हम अपने देश में जो है तेल का उत्पादन न कर सकें। तो ये सूचना मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप सब लोग, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ, अपने जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिनको हम चुन के भेजते हैं, उनको बोलें कि विधानसभा में, लोकसभा में ये क्वेश्चन तो उठाएं। सूर्य प्रकाश वर्मा जब जो है संदीप चौधरी और अरुण जैन जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के भारत के, वह बीजेपी के थे, अध्यक्ष थे, उनके पास जब गए तो उन्होंने जो है वो ले गए धर्मेंद्र प्रधान, उस समय पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, तो उनके पास ले गए। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ठीक है, आप इसके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दो। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है। वो फिर गए, उन्होंने जो है वो कंप्यूटर ले गए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को लेके गए। तो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वो हमारे पास थे, तो और चुप बैठ गया। उसके बाद जब नहीं हुआ तो वो मोदी जी के पास गए, मोदी जी ने भी जो है उनकी बात एक तरफ कर दी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे देश के जो ये कर्णधार हैं, जो देश की सत्ता में बैठे हैं, ये खुद ही नहीं चाहते हैं कि देश जो है आत्मनिर्भर बने। दूसरा क्या है? दूसरा तेल, उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको कि हमारे देश में जो सट्टा बाज़ार है, जिसको अंग्रेजी में डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं, उस सट्टा बाज़ार में 6,666 ट्रिलियन बोलते हैं खरब के लिए, तो 6,666 खरब रुपए प्रति माह का, यानी एक माह में 6,666 खरब रुपए का सट्टा बाज़ार में जुआ खेला जाता है, डेरिवेटिव मार्केट चलता है। यदि इस मार्केट में ये 6,666 है, औसत बात बता रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा भी चलता है, ये औसतन जो है पर मंथ का है ये। यदि इस पे हम 1% भी टैक्स लगा दें तो एक साल में कितना होता है? 12 महीने होते हैं, तो 12% यदि इस पे टैक्स लगाया गया तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था, खाली जो डेरिवेटिव मार्केट है, इस पे 1% टैक्स लगाने से ही बूम कर जाएगी। जो मोदी जी बोल रहे हैं ना बार बार कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, तो उनके द्वारा तो होना नहीं है। लेकिन कोई यदि जो है आपके या हमारे जैसा आदमी यदि कोई सत्ता में चला जाए, फक्कड़धारी आदमी जिसको किसी बात का डर नहीं है, जिसको नंगा बल क्या नहाए क्या निचोड़े, तो हम जो है अपने आप रहें न रहें, लेकिन वास्तव में जो है 1 महीने में ही भारत का कायाकल्प कर सकते हैं। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप कहीं जो है गूगल में भी देख लेना कि सट्टा बाज़ार, डेरिवेटिव मार्केट में जो है 1 महीने में औसतन कितने का सट्टा होता है। और आप खुला देख लो, कैलकुलेशन कर लो इसका 1% कितना होता है। अगर 1% उन पर टैक्स लगा दिया जाए सरकार की तरफ से, तो आपको और हमको टैक्स देने की आवश्यकता ही नहीं है, इतना ज़्यादा पैसा हो जाए। तीसरा, यदि भारत सरकार कर्ज मुक्त पैसा बनाए, अमेरिका, चाइना, रशिया, जापान, ये जो बड़े बड़े जो कंट्री हैं, फ्रांस, ये क्या करते हैं? ये कर्ज मुक्त पैसा छापते हैं। यदि इनको अपना जो है सैन्य, कोई जो है संसाधन बढ़ाने हैं,
इनको जो है अपना सैन्य बजट यदि बढ़ाना है तो उसके लिए ये स्वयं का पैसा छापते हैं, कर्ज मुक्त पैसा। और हमारे देश में क्या है, हमारी सरकार को पैसा छापने का अधिकार नहीं है। ये मैंने रुपये के इतिहास में भी बोला और उससे पहले भी बोला था। हम पैसा तभी छाप सकते हैं यदि IMF या वर्ल्ड बैंक हमको जो है कर्ज दे। अब वो कर्जे की जो वो चेक है, उस चेक को लेकर जब वर्ल्ड बैंक या IMF हमको कर्जा देते हैं या एशियन डेवलपमेंट बैंक जब हमको कर्जा देता है ADB, तो हम जो है उस चेक को लेकर कहाँ जाते हैं, रिजर्व बैंक के पास। और तब रिजर्व बैंक उस चेक के एवज में, माना जो है वो $4 करोड़ का हमने कर्जा लिया IMF से, तो $4 करोड़ का जो चेक है उस चेक को जो है भारत का रिजर्व बैंक में जमा करेगा हमारा वित्त मंत्री या जिसको भी वो वित्त सचिव जो भी वहाँ लेके जाएगा। तो उसको जमा करने के बाद वो भारतीय रुपए में डॉलर कितने का आता है उससे गुणा करके कन्वर्ट करेगा भारत के रुपए में, और तब भारत के कागज़ की मुद्रा तब छापी जाती है। तो यदि हमारी सरकारें स्वयं का पैसा छापें, उनके ऑर्डर पर न रहें, रिजर्व बैंक को दबाव डालें कि हमारे लिए पैसा छापो, हम छापेंगे, तो हमारे देश का जो है वारा न्यारा हो सकता है। तीसरा, हम जब किसी बैंक में पैसा जमा करते हैं, माना SBI में मैंने 1 लाख रुपए जमा करा, तो 1 लाख में क्या करते हैं, उसका 4% या 2% जो भी होगा, आजकल पता नहीं क्या रेट है, वो अंश रिजर्व के रूप में जो है रिजर्व बैंक में जमा करते हैं। और बाकी जो पैसा है वो पैसा वो ब्याज पे दे देते हैं। और जब वो ब्याज पे देते हैं तो वही जो है पैसा बनता है, वो हवा में बनता है। उसके माना मैंने 1 लाख रुपए, मेरा 1 लाख रुपए उन्होंने ब्याज पे दे दिया, तो वो है उन पे 1 लाख रुपए, हार्ड कैश 1 लाख रुपए है, लेकिन वो 1 लाख की जगह जो है 1 लाख का 12 गुना 12 लाख तक जो है वो क्या है, खाली डिजिट ट्रांसफ़र करने 12 लाख तक का वो कर्जा दे सकता है, जिससे महंगाई बढ़ती है। तो देश में कर्ज मुक्त पैसा छापें, और जो ये प्राइवेट बैंक हैं या जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो रुपया न बनाएं, बल्कि सरकार स्वयं कर्जा दे, और स्वयं कर्जा देकर उसमें जो भी है 1-2% जो भी ब्याज लेना हो वो कर्जा देकर वो अपना रुपया बनाए, अपना ब्याज मुक्त रुपया बनाए, तो इस देश का बेड़ा पार हो सकता है। ये देश वास्तव में एक ही महीने में क्या, ये 15 दिन में पूरे विश्व की सबसे महान शक्ति बन सकती है। और दोस्तों, जैसा मैंने कहा, हमारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर काम नहीं होता है। हमारा एक वैज्ञानिक है, एक लड़का फिजिक्स से रिसर्च कर रहा था, बिहार का, मनोज शर्मा नाम है उसका। उसने तो आइंस्टीन का जो फॉर्मूला है E=mc², उसको ही चैलेंज कर दिया उसने। वो जनरल पत्रिका में भी छपा, उसका कई दबाव आए उसको वहाँ बुलाने के, लेकिन नहीं गया। और यदि जो है सरकार, हमारी सरकारों ने उसकी तरफ देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। तो यदि ऐसे लोगों को जो है प्रोत्साहित करके उनको जो है रिसर्च पे लगा दिया जाए, तो आज जो हम हथियारों के लिए कभी अमेरिका की तरफ, कभी रूस की तरफ, कभी फ्रांस की तरफ देखते हैं, तो हमारे ही देश में जो है, जो हमारे ये जो रिसर्च वाले लड़के हैं, जो इंजीनियर हैं, जो भारत, अमेरिका में कौन है इंजीनियर, सारे हथियार इंडस्ट्री हो, चाहे अंतरिक्ष का वो हो, सारे कार्यक्रमों में भारतीय इंजीनियर। फ्रांस में जाओ, जगह जगह जाओ, वहाँ सारे तो भारत के हैं। तो उन लोगों को यदि जो है बहुत अट्रैक्टिव उनको सैलरी दी जाए, उनको स्पेशल उनके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया जाए, तो अपने देश के लिए वो रिसर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की मैं सूचना इतना ही आपको देना चाह रहा था, ठीक। और मैं पुनः कह रहा हूँ कि जो हम समझ रहे हैं, जो हमको टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भारत की जो दशा और जो स्थिति जो मतलब दिखाया जा रहा है, वो वास्तव में कहीं धरातल पर नहीं है। हमारी स्थिति बहुत ही चिंतनीय है, बहुत ही सोचनीय है। हम आज भी गुलाम हैं, इस बात को मानो, हम गुलाम हैं। पैसा जो हम कमा रहे हैं सारा बाहर जा रहा है। हाँ, इस बात की गुलामी नहीं है कि हम मुँह से जिसको मर्जी उसको गाली दे दें, चाहे अमेरिका को गाली दें, चाहे PM मोदी को गाली दें, चाहे राष्ट्रपति को गाली दें। इतनी स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन क्या करना है इस स्वतंत्रता का। शाम को जब लाले पड़ते हैं कि भाई आज के दिन में तो कुछ कमाया नहीं,
कल के लिए हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है, परसों के लिए कोई उम्मीद नहीं है, तब पता चलता है कि वास्तव में हम गुलाम हैं। तो दोस्तों, आज की सूचना इतनी है। आप सब लोगों का यदि सकारात्मक इस वीडियो के प्रति कोई रिस्पॉन्स आता है तो अन्य भी बहुत सारी सूचनाएं मेरे पास हैं। मैं ये कार्यक्रम जारी रखूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार।